हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डीके और आपका मैथ्स वीडियो के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हम लोग साइंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये चाहे कोई भी आप इंट्रेंस एग्ज़ाम दें जिसमें साइंस आ रहा है उस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। जैसे कि एनटीपीसी हो गया, यूबीपीसीएस हो गया, इस सब में साइंस का थोड़ा वेटेज ज़्यादा होता है इसलिए इसमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना भी पड़ता है। चलिए ठीक है, तो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। और एक बात, ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप क्या क्या सीख सकते हैं, इसमें क्या क्या आपको जानने के लिए मिलेगा, चलिए उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कस कर लेते हैं। ब्रीफ डिस्कशन उसका हम कर लेते हैं। जैसे कि देखिए इसमें क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप रमन इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में जान जाएंगे। ठीक है, रमन इफेक्ट। उसके बाद से स्कैटरिंग क्या होती है, स्कैटरिंग के बारे में जान जाएंगे। देन एग्जांपल्स ऑफ स्कैटरिंग, यानी स्कैटरिंग के क्या क्या कौन कौन से एग्जांपल्स हैं वो आप जान जाएंगे। वेवलेंथ क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, क्रेस्ट, थ्रू, ये ट्रूफ, क्रेस्ट, ट्रूफ, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगी सिर्फ इस एक क्वेश्चन से। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। ठीक है, तो हम लोगों का ये पढ़ने का तरीका है। अगर आप इससे पहले अगर आप यहाँ पर, ये आपका पहला वीडियो है तो आप पीछे और भी वीडियोस डाले गए हैं जो कि वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सीवी रमन जी को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो 1930 में मिला था। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा और बता दें। 1928 में क्या हुआ, चलिए थोड़ा सा डिटेल इनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए सीवी रमन, इनका जन्म के बारे में देख लीजिएगा। जन्म कब से कब है, 1888 से। और मरे कब, ये इतनी बड़ी डेटा गलती से हो गई है, मैं इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, 1970 में। ठीक, तो अब ये इन्होंने किया क्या, इन्होंने सबसे पहले यानी रमन इफेक्ट दिया था। रमन इफेक्ट मतलब एक इनके छात्र जिनका नाम क्या था, कृष्णानंद था, के एस कृष्णानंद। ठीक है, इनके छात्र हैं जिनका नाम क्या था, के एन कृष्णानंद। ठीक, तो ये दोनों लोग मिलकर स्कैटरिंग पर काम किया। ठीक है, जो इन्होंने ये क्या पाया, क्या जब ये लोग किसी लाइट को पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी मतलब क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या होता है। जैसे कि जो आप ग्लास अगर पहन रहे हो, चश्मा पहन रहे हो, तो चश्मा क्या है, ट्रांसपेरेंट, मतलब लाइट एक साइड से दूसरे साइड पास कर जा रही है, वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। तो जब ट्रांसपेरेंट मटेरियल से लाइट को इन्होंने पास कराया तो इन्होंने क्या देखा कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, रिफ्लेक्टेड लाइट का मतलब कि ग्लास से दूसरे साइड में चली गई, जो मतलब रिफ्लेक्ट हो गई, ग्लास से टकराने के बाद वो दूसरे साइड में नहीं गई, उसी साइड में, जिस साइड से आई उसी साइड में वापस रिटर्न हो गई, वो रिफ्लेक्टेड लाइट होती हैं। और ग्लास में जिस साइड से आई उसके अपोजिट चली गई, वो रिफ्रैक्टेड लाइट होती हैं। ठीक है, तो ये दोनों लोगों ने क्या देखा कि जो तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ तथा एम्पलीट्यूड में बदलाव आ रहा है। मतलब जब इन्होंने प्रकाश को पारदर्शी माध्यम से पास कराया तो इन्होंने देखा कि जो लाइट की तरंग दैर्घ्य यानी रिफ्लेक्टेड लाइट की तरंग दैर्घ्य और आयाम क्या हो गया, बदल गया। और इस घटना को इन्होंने किस नाम से, क्या नाम रखा, तो इस घटना को इन्होंने मॉडिफाइड स्कैटरिंग कहा। ठीक है, बाद में यही मॉडिफाइड स्कैटरिंग किस नाम से फेमस हुआ, रमन इफेक्ट के नाम से फेमस हुआ। ठीक है, तो इतनी अच्छा, इसके अंदर प्रोसेस क्या होती है। देखिए जब भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल में क्या है, चाहे तो वाटर भी ट्रांसपेरेंट ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक वाटर की मॉलिक्यूल दिख रहा होगा, तो इसमें क्या है कि एक बीच में ऑक्सीजन है, दोनों साइड में हाइड्रोजन है। ठीक है, तो जब प्रकाश की लाइट आकर यानी लेजर लाइट आकर अगर इससे टकराई, ठीक, टकराने के बाद देखिए कई तरह के इसके कई, तो मान लीजिए इस लेजर लाइट का हम एक जनरल सी इसकी एनर्जी मान लेते हैं, कितनी है, लैम्डा, यानी देखिए इसमें मान लेते हैं 20 यूनिट, इसकी जो भी चीज़ें हैं ये 20 यूनिट लेकर यहाँ से लाइट आ रही है। ठीक है, तो जब ये वाटर मॉलिक्यूल से टकराने के बाद देखिए 20 आई, कहीं कहीं 20 ही निकल गई, कहीं पर क्या हुआ उससे कम हो गया, 15 हो गया, कहीं पर क्या हुआ कि उससे ज़्यादा हो गया। तो इसी घटना को इन्होंने मॉडिफाइड स्कैटरिंग कहा। तो इसी चीज़ को उन्होंने देखा, कहा कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसमें क्या हो रहे हैं, उसमें चेंजेज आ रहे हैं। ठीक है, और किस चीज़ में चेंजेज आ रहे हैं, तो उसके वेवलेंथ में चेंजेज आ रहे हैं और एम्पलीट्यूड में चेंज आ रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं इसमें वेवलेंथ को भी अच्छे से समझाऊंगा, एम्पलीट्यूड को भी अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो स्कैटरिंग का क्या मतलब होता है, तो स्कैटरिंग का मतलब सिंपल होता है
कि लाइट क्या होता है, लाइट किसी पार्टिकल से टकराकर फैल जाए, ठीक है, वो घटना स्कैटरिंग कहलाता है। इसके एग्जाम्पल क्या है, जब सूर्यास्त होता है या जब सूर्य निकलता है या सूर्य डूबता है, उस समय देखेंगे तो सूर्य ज़्यादा रेड कलर का दिखाई देता है, पहला एग्जाम्पल। उसके बाद से दोपहर के समय आसमान का सफ़ेद होना, ये दूसरा। तो आसमान सफ़ेद होना और ये सब चीज़ें, मतलब देखिए एनवायरनमेंट में छोटे छोटे पार्टिकल हैं, लाइट आती है सन से, उससे टकरा कर उसका क्या होता है, अट्रैक्शन, स्कैटर हो जाते हैं, यानी फैल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, आसमान का नीला रंग दिखाई देना, तो इन्होंने इस स्कैटरिंग जो रमन इफ़ेक्ट है, इन्होंने ये जब पहले टूर अपने, यानी रमन जी जब पहला टूर यूरोप के पहले टूर पर जा रहे थे, तो मेडिटेरेनियन सी में इन्होंने देखा कि समुद्र को देखा मेडिटेरेनियन सी में, तो देखा एकदम नीला नीला दिख रहा है। तो वहीं से उनको इसको कैसे एक्सप्लेन करें, इसकी आइडिया आ गया, ठीक है। अच्छा, और क्या है, लाल रंग खतरे के संकेत के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है, सितारों का टिमटिमाना। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, स्कैटरिंग के एग्जाम्पल हैं, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो इतने पॉइंट मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं वेवलेंथ के बारे में। तो वेवलेंथ क्या होता है, देखिए वेव की मतलब लहर। अगर सिंपल सी बात समझिए, वेव क्या होता है, एक लहर है। लेंथ मेजर करते हैं मीटर में, जो भी मीटर सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। तो वेव लेंथ को मेजर करने के लिए यूनिट अगर आपसे पूछे तो लेंथ वाली यूनिट पकड़े रहिएगा, और मीटर, सेंटीमीटर, मीटर, ये सब आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा चलिए ठीक है, तो अब इसको थोड़ा हम देखते हैं क्या है वेवलेंथ क्या है। तो वेवलेंथ क्या होता है, तो वेवलेंथ कह रहा है कि एक फिक्स फेज, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो ये जो इसका शेप है, कहाँ से कहाँ तक, ये यहाँ से चलना स्टार्ट किया है और यहाँ से आकर एंड हुआ है, ठीक है। ये जो फिक्स शेप है, तो वेवलेंथ बोलता है कि ये जो फिक्स शेप है उसका एक टाइम पीरियड होगा, ठीक है। इसके बाद वो जो भी वेव है वो फिर से रिपीट करेगा, सेम जो पहले जो स्ट्रक्चर जो शेप बना रहेगा उसी शेप को वो दोबारा फिर से रिपीट करेगा, ठीक है। अच्छा, इसको और सिंपल में समझाते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक इसका एक साइकिल बन रहा है, मतलब एक पीरियड बन रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ से इसको उठाकर आप दूसरे डायग्राम में पेस्ट करेंगे तो एकदम पूरी के पूरे ओवरलैप हो जाएगा, मतलब सेम टू सेम मिरर इमेज ही इसका वहाँ पर बनने वाला है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या क्या पॉइंट है, इसमें तो एग्जाम्पल में देखिए, क्वेश्चन क्या इससे बनेगा, तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि इसको शीर्ष बोलते हैं, ये शीर्ष हो गया, नीचे वाले को गर्त बोलते हैं यानी ट्रूफ बोलते हैं, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, ट्रूफ बोलते हैं, ठीक है, ये ट्रूफ है। अच्छा, मतलब इसको गर्त, हिंदी में गर्त कहते हैं, और ऊपर में क्या, ऊपर जो है इसको शीर्ष कहते हैं, ठीक है, यानी क्रेस्ट कहते हैं, ठीक। तो दो क्रेस्ट के बीच की जो डिस्टेंस है वो लैम्डा है, ठीक है। यहाँ ध्यान से समझिएगा, दो क्रेस्ट के बीच में पूछेगा, दो क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, तो वहाँ पर आंसर आ जाएगा लैम्डा, ठीक है, यानी वेवलेंथ आ जाएगा, ठीक है। लैम्डा को, यानी वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका सिंबल है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का भी मतलब, कहने का मतलब ये है कि आप बीच में कहीं से भी काटिए, ठीक है, वहीं से फिर आगे बढ़ेंगे तो सेम एकदम पूरी की पूरी तरह की सिमेट्री मिलेगी। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये भी लैम्डा के ही बराबर होगा। और यहाँ गर्त, यानी दो गर्त के बीच, यानी अब एक बात यहाँ पर ध्यान रखना है कि कंसेक्यूटिव होना चाहिए, मतलब लगातार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ से ये वाला छोड़ के दूसरा ले लें, नहीं, लगातार होना चाहिए। उसमें सेंटेंस में लिखा होगा दो लगातार शीर्ष, यानी दो लगातार क्रेस्ट, दो लगातार यानी कॉन्जिगेटिव क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ बोलेगा टू कॉन्जिगेटिव ट्रूफ, यानी द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिगेटिव ट्रूफ, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये लैम्डा हो जाएगा। अच्छा, एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड जो इसी का जो वेरिएशन होता है, ठीक है, यानी इसका जो वेरिएशन होता है यहाँ से मैक्सिमम, यानी शीर्ष से और यहाँ गर्त तक, यानी इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वही उसका क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है, ठीक है। अच्छा चलिए और इसमें देख लेते हैं क्या। अच्छा, वेवलेंथ इक्वल टू क्या होता है, स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी। स्पीड किसकी होती है, तो स्पीड होती है यानी जो वेव जिस मीडियम है उस मीडियम में उसकी स्पीड हो जाएगी, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी, अच्छा वेवलेंथ जो है फ्रीक्वेंसी के कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी के कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका क्या मतलब है, अगर किसी भी वस्तु का
किसी भी मतलब वेव का फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा होगा, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, उसकी वेवलेंथ कम होगी, ठीक है। जैसे अगर इसको और एग्जाम्पल देकर समझाएं, मान लीजिए किसी की फ्रीक्वेंसी 20 है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी 20 है, तो उसका वेवलेंथ, स्पीड को भी कांस्टेंट कर दीजिए, स्पीड को हटा दीजिए, स्पीड 1 रख लीजिए, ठीक है। तो 1/20 का मतलब कितना हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा, ठीक है। 1/20 तो कितना हो जाएगा, 0.05 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 0.05 हो जाएगा, ठीक। अब इसी को फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, 50 कर देते हैं, ठीक है। अब स्पीड वही रखने देते हैं, तो 1/50 आएगा, 1/50 क्या हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। इसका मतलब जब हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं तब वेवलेंथ क्या हो रहा है, घट रहा है। तो बस ये याद रखना है कि ये इनके बीच में कैसा रिलेशन होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए इसमें हो गया, ओके, और तो इसमें कुछ बताने वाला नहीं है, ठीक है, बस इसमें इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ये सब काम आप लोग करते रहिए। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।